कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, करते हैं टेस्ट के बाद। तो हमारे माइंड में सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं आना चाहिए, ओवरऑल इस अर्थ को कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुई है, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉस्मिक, जहाँ पे हम कॉस्मोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, एंड जियोलॉजिकल, किस तरीके से अलग अलग इन्वायरमेंट बना, किस तरीके से अर्थ पे वाटर स्टोर हुआ, वाटर में लाइफ मतलब वाटर स्टोर हुआ, कैसे वहाँ चेंजेस हुए, फिर केमिकल चेंजेस कैसे हुए, फाइनली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसी कैटेगरी में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ये डेफिनेशन है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसके आगे लगा हुआ है। इवोल्यूशनरी अर्थ या पूरा हम इवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुई उसकी स्टडी कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? एग्जैक्टली इवोल्यूशन क्या है? जो इनकी हायरार्की, जो इनकी ग्रोथ और सारी एक सेल का लाइफ आने में के पहले की जर्नी, और उसके बाद एक सिंगल सेल से पूरी डेवलप होती हुई मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हायर ऑर्गेनिज, वहां तक जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं। राइट नाउ वी आर इवॉल्विंग। ठीक है, अभी भी इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये सब स्टडी जो करते हैं वो इवोल्यूशन में आ जाता है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना, मीन्स प्लांट्स का और एनिमल्स का, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, जो इतने टाइम से हो रहा है, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, बिफोर द स्टडी ऑफ कि फौना, प्लांट्स कैसे ग्रो किए, एनिमल्स कैसे ग्रो किए, कैसे उनमें डाइवर्सिटी आई, उससे पहले हमें एक स्टडी करनी पड़ेगी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, देखो यही आ गया ना। तो टर्मिनोलॉजी को समझना, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज डिफरेंट, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी इज डिफरेंट। क्लियर? और जब हम सिर्फ इवोल्यूशन बोले तो आप उसको बायोलॉजी से रिलेट नहीं कर सकते। Of stars and ended of the universe itself, what follows is the longest of all the constructed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of the यूनिवर्स इटसेल्फ। तो पैरेलली हमें दोनों चीजें देखनी है कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सब चीजें कैसे हुई हैं। तो इसमें एक हिंट मैंने दिया था बिग बैंग थ्योरी का, यूनिवर्स का फॉर्मेशन का, गैलेक्सी का फॉर्मेशन का। ठीक है, फिर हम जो स्टार्स को देखते हैं उसके थ्रू हम बैक, मतलब पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि वो जो लाइट हमें दिख रही है इमिट होती हुई स्टार से, वो मिलियंस ईयर एगो वहां पे इमिट हुई थी, जो हमें आज के डेट में दिख रही है। तो एक कनेक्टिविटी, हम पास्ट में जा तो नहीं सकते, बट वो एक इवेंट ऐसा है जो हमें पास्ट की हुई चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वे आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। Stellar distances are measured in light years. What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and formed trillions of kilometers. ठीक है, जर्नी उनकी कब? मिलियंस ऑफ ईयर, और उन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के, अवे एंड रीचिंग अवर आईज नाउ। तो ऑब्वियसली वो इवेंट जो है वो हम पास्ट में देख रहे हैं। However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. जो हम right now देख रहे हैं वो हमें क्या है? वो लाइट का रिफ्लेक्शन है जो एब्जॉर्ब होती है, जो वेवलेंथ है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, उन सब फिनोमेना को यूज करके हम लोग प्रेजेंट टाइम की चीजों को अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. The origin of life is considered a unique event in the history of universe. यूनिवर्स की हिस्ट्री को हम स्टडी करें, हम अपने अर्थ पे लाइफ को स्टडी करें, तो इसमें आज हम स्टडी इसलिए कर पा रहे क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी। तो जस्ट सेम वे में हो सकता है और भी प्लैनेट्स हो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जैसे एलियंस पे मूवीज देखे होंगे, एलियंस की थ्योरी आती है, तो होंगे लोग इवॉल्व, और मे बी
दूसरे सोलर सिस्टम के किसी अर्थ जैसे प्लैनेट पे बहुत अच्छा सिस्टम हो, कुछ और उनका इवोल्यूशन हो, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज़्यादा कैरेक्टर्स उनमें इवॉल्व हो चुके हो, तो उनकी अलग एज होगी, हमारे उनकी अर्थ की, उनका मतलब जो भी प्लैनेट होगा उसका अलग एज होगा, हमारा अलग एज है। तो सब एक यूनिवर्स है पूरा, वो वास्ट है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक, एक डस्ट के समान है, एक छोटे से मॉलिक्यूल के समान है अगर हम पूरे यूनिवर्स में अर्थ को सिर्फ देखें तो। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, गैलेक्सी के मिलने से यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडेड अ स्पेक। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई और इससे बेटर थ्योरी नहीं हो, तो बिग बैंग थ्योरी को अभी भी, अब किसी ने कुछ देखा तो है नहीं, तो जो भी थेरेटिकल जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी इज एक्सेप्टेड है, मतलब एक्सप्लेन कर पाती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोशन unimaginable in physical terms, the universe expanded, जैसे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उस तरीके का ही कुछ एक्सप्लोजन हुआ था जिससे यूनिवर्स में इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। एंड यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, और ये कंटिन्यूअस अभी भी इसी प्रोसेस में है कि यूनिवर्स से रिलेटेड दो चीजें एकदम फैक्ट हैं। एक तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, गैलेक्सीज के नंबर बढ़ रहे हैं और ये कूल डाउन हो रहा है, क्लियर, इसका टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, ठीक है। इसको तुम अपने फिजिक्स में अप्लाई करके देखो, फिजिकल थ्योरी से देखो, तो कोई चीज अगर तुमने एक ग्लास पानी गर्म वाटर लिया है एक ग्लास में और उसी को तुम फैला दो, एक बॉल में ले लो या एक प्लेट में ले लो और उसको स्प्रेड कर दो, तो तुम देखोगे कि उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत फास्ट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फिनोमेना वहां इस तरीके का कुछ अप्लाई हो रहा है कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसी तरीके से उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा, क्लियर। हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये गैसेस का नाम रखना याद, ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगी। Formed sometime later, the gases condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को पता है कि कुछ फोर्सेस भी अप्लाइड है, कुछ फिजिकल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं गैलेक्सीज के फंक्शन में, रोटेशन में और इनके पूरा एग्जिस्टेंस में, ठीक है। गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5। अब आपको ये सारे डेटा याद रखने हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, ओलंपियाड में ये सब आ जाता है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को तो छोटी क्लास के बच्चों को भी पता होता है। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो आज का एटमॉस्फेयर है वो अर्ली अर्थ पे नहीं था। इट मीन्स कि वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को क्रिएट करने वाला एटमॉस्फेयर हो सकता है, ठीक है। आज देखो दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस है, आज हम लाइफ को ओरिजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज हम कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में भी, अभी देखो हम लोग इससे जस्ट पहले टेक्निकल एक चैप्टर खत्म किया है जहाँ पे तुमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके लिए कहीं हमने स्टेम सेल लिया, कहीं हमने बैक्टीरिया लिया है, कहीं हमने कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेल लिया है, ठीक है। तो एक सेल को हम नहीं बना सकते हैं लेबोरेटरी में, वी कांट मेक अ सेल, हमें सारा कॉन्स्टिट्यूएंट पता है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लेकिन वो जो प्रोटोप्लास्ट का वाइटल फोर्स है, जो यूनिवर्सल एक लिविंग फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो उस टाइम में क्या था, अर्ली एटमॉस्फेयर में वो क्रिएटिव था, ठीक है, वहां पे क्रिएटिविटी हो सकती थी, वहां पे जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसमें लाइफ क्रिएट हो सकती थी। ऑल्दो कि ये सब अभी थेरी है और बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम प्रूफ के साथ सब कुछ है, लेकिन जब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं आता है तब तक केमिकल इवोल्यूशन को एक प्रूफ की तरह लिया जाता है कि इस तरीके से केमिकली इवॉल्व हुई है अर्थ।
तो मेन चीज ये है कि उस टाइम आप क्रिएट कर सकते थे। आज के डेट में आप एक सिंगल सेल को बोलो कि जब उस टाइम क्रिएट हुआ था तो आज भी हो जाता, बट नहीं हो रहा है क्योंकि आज हमारी सेल एग्जिस्टिंग क्या था वो, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, बताओ फास्ट बेटा। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसका स्टेटमेंट था, रुडोल्फ विर्को का, ये मैंने बता दिया। अभी बताओ उसका मीनिंग क्या था। सेल थ्योरी का पार्ट है, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इट्स प्री एग्जिस्टिंग। हर एक जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट हो रही है। इट मीन्स कि आज के डेट में नई सेल बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए, डिफरेंस समझना। लेकिन उस अर्ली एटमॉस्फेयर में वहां प्री एग्जिस्टिंग सेल नहीं थी, वो पहली सेल बन रही थी। तो दोनों एटमॉस्फेयर में डिफरेंसेस है। क्लियर। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास, जो लावा था, ठीक है, जो वोल्केनोस इरप्शन हो रहा था, कवर्ड द सरफेस, द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया। ऑक्सीजन के लिए ध्यान में रखना कि फ्री ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था। क्लियर। कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। ये सारी प्रोसेस को अब डिटेल में चलते थोड़ा देखते हैं। ये सारे इवेंट वहां पे हो रहे थे। ठीक है, तो जो भी मॉल्टेन मॉस से रिलीज होने वाली गैसेस थी सरफेस पे रिलीज हो रही थी, जिसमें तुम्हारा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था, मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हमने बताया था कि अमाइनो एसिड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ठीक है, अमाइनो एसिड हमारे लिए बहुत एसेंशियल बायोमोलिक्यूल है एकदम। अमाइनो एसिड मिलेंगे तो जाके पॉलीमर पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीमर फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनेगा। तो हमें वो अमाइनो एसिड कैसे आएगा, वो इसी मेथेन के डेरिवेशन से आएगा। ठीक है, अमोनिया से कैसे बनेगा, आगे जाके न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं किसमें, वो जो मोल्टेन मास से गैसेस निकल रही थी और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन उस टाइम प्रेजेंट था, फ्रीली नहीं अवेलेबल रह रहा था, वो रिएक्ट करके फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन, वाटर, ये सारी चीजें वहां पे बनाते। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट से और कुछ ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर था, एक सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, एक आज का मॉडर्न एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर में क्या था, हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्रॉम ओरिजिनल कंडेंस्ड नेबुला। ठीक है, जो अर्थ का ये मॉल्टेन वाला पोर्शन सारा था, ये सारी चीजों को नेबुला कहते हैं शायद। प्रोबेबली स्ट्रिप्ड अवे बाय अर्ली सोलर विंड एंड हीटिंग। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, volcanic outgassing of volatiles from inside planet, primarily water and carbon dioxide with sulfuric acid and हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मीथेन। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड तुमने कहाँ पे मैंने बता रखा है, आर्की बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे थे और वो केमिकल्स को यूज करते थे। ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता था, H2S को यूज किया जाता था। ठीक है, वाटर की जगह H2S यूज होता था। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड पूरा तुम्हारा ये हो जाएगा H2SO4। तो H2S को यूज किया जाता था वाटर की जगह पे। तो प्राइमरली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मीथेन, इस तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट थे। नो फ्री ऑक्सीजन, a nasty poisonous acidic mixture was present. मॉडर्न एटमॉस्फेयर कैसा है, मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर एटमॉस्फेयर बाय लाइफ प्रोसेसेस, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनरिचमेंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साइनोबैक्टीरिया से। क्लियर। तो ये कुछ चीजें तुम ध्यान में रखोगे, क्या पहले प्रेजेंट था, क्या अभी प्रेजेंट है। तो हमें जस्ट एक वार्म सूप की तरह, अगर हमें सूप थ्योरी में आ जाता है केमिकल इवोल्यूशन, उसको सूप थ्योरी भी बोलते हैं। तो जैसे गर्म सूप होता है उसी तरीके से गर्म पानी में किस तरीके से केमिकल प्रेजेंट है, कैसे इवेपोराइजेशन हो रहा है, कैसे फिर से बादल बन रहे हैं और बारिश हो रहा है, और वो कैसे सरफेस डाउन होता जा रहा है उस सारी की, और उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई, ये सारी प्रोसेस आ जाएंगे। क्लियर बेटा।
तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का कंपैरिजन ध्यान में रखोगे। रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, फ्री ऑक्सीजन अब्सेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, मेन गैसेस, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब पैरामीटर है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल ओनली इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखोगे, ठीक है। आज के एटमॉस्फेयर में ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो ये सब कुछ चीजें नोट कर लोगे। फिर अब थ्योरी आती है कुछ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब एबायोजेनेसिस। ओके, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑल्सो नोन एज एबायोजेनेसिस वाज द बिलीव दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर प्रोड्यूस जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है। ये सब तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसमें माइस की थ्योरी बताई थी मैंने कि अगर एक, शायद ऐड भी कर दिया था मैंने इसमें, रुको, अगर एक क्लॉथ को, पसीने से डूबे हुए क्लॉथ को, ठीक है, एक शर्ट को किसी अनाज के साथ रखा जाए 21 दिन तक, तो उसमें चूहे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसे थ्योरीज थी, हेलमोंट की दी हुई थ्योरी थी ये, कि वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूफ कर रहे थे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब हर कुछ जो जैसा अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो उस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसे इवॉल्व नहीं हुआ है, कोई सब भगवान की बनाई हुई चीजें हैं, इस तरीके की थ्योरी पहले थी, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरी ये चली थी कि अगर हम पसीने से एक शर्ट को रख दिया जाए किसी अनाज के साथ, 21 दिन बाद उसमें ऑटोमेटिकली चूहे जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ थ्योरी थी। रेडिस एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिनाई करने की कोशिश की, बट ही वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट और अपनी बात को बहुत प्रूफ के साथ नहीं रख पाए थे, तो इनकी थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बट ये है कि उस वक्त स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले जो फेवर करने वाला साइंटिस्ट का ग्रुप था, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग था। वो मतलब मानने को ही नहीं तैयार थे कि कुछ साइंस है जिसकी वजह से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है। ऐसी थ्योरी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अपने आप चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अभी इस एक्सपेरिमेंट को आई थिंक तुम लोग पहले भी देखे, एक ओपन जार में रखा हुआ है मीट का टुकड़ा, ठीक है, एंड एकदम कॉर्क से, ठीक है, कॉर्क से बना हुआ पूरा सील्ड जार है, एक क्लॉथ से ढका हुआ जार है। तो आपको पता है कि यहाँ से एयर पास हो सकती है, तो बहुत छोटे छोटे स्पोर और चीजें जो होंगी, तो भी यहाँ पे ग्रोथ आपको इस चीज पे दिखी, इस क्लॉथ के ऊपर दिख रही है। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखी, कोई भी स्पोर, कोई भी कीड़ों का फॉर्मेशन ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन ये जो ओपन था, यहाँ पे लाइफ आ गई और इसमें ओरिजिनेट हो गई। तो रेडिस का क्या कहना था कि जो भी चीजें ये हो रहा है, ये कंटामिनेशन हो रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्पोर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एयर जो ओपन एयर है उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से ही लाइफ स्टार्ट हो रही है, बट प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। तो फ्रांसिस्को रेडिस के एक्सपेरिमेंट के फेवर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट लुइस पास्चर, तुम लोग को पता ही है नाम, दबंग टाइप के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को ही खत्म कर दिया, डिनाई करवा दिया पूरी तरीके से। इन्होंने चैलेंज ले लिया और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लिया उसमें जिस तरीके से लोगों ने, जैसे किसी ने क्लेम किया कि आपने ब्रॉथ को ज्यादा बॉयल कर रखा है, आपने ब्रॉथ में कुछ स्पोर इंसर्ट कर दिए होंगे इसलिए ग्रोथ आई, तो इसलिए आया। तो अलग अलग चीजें, तो ये सबके सामने ओपनली फिर इस चैलेंज को लेते हुए, अच्छा कितने टाइम में आया, कितने टाइम में ग्रोथ होगा, तो कुछ कहते थे 21-24 दिन में ऐसे अपने आप ग्रोथ लाइफ आ जाती है, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट की क्या खासियत थी, स्वान नेस्ट फ्लास्क, ठीक है, इस तरीके के नेक का इन्होंने फ्लास्क एक यूज किया। अब तुम्हें पता है इस फ्लास्क की क्या खासियत होगी, इसमें जब एयर ट्रेवल कर रही होगी तो ये इसके वॉल से टकराएगी। अब जब भी कोई माइक्रोब्स, कुछ स्पोर्स इसके थ्रू एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो वॉल पे अडेयर हो जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ तक, इस ब्रॉथ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक, इस ब्रॉथ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कोई लाइफ नहीं आ रही है। अब वो 20 दिन 30 दिन जब तक ये नेक इस तरीके से है, वो यहाँ पे ग्रोथ को देखते रहे, तो वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो जिन लोगों ने ये चैलेंज दिया था कि इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हो जानी चाहिए,
तो नहीं हो रही है। फिर उनके ही मिक्सचर को अलग अलग तरीके के लोगों ने मिक्सचर बना के दिया कि नहीं आपके मिक्सचर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें भी उन्होंने ट्राई किया, वहां पे भी ग्रोथ नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ कैसे ग्रोथ होगी। तो उन्होंने इस स्वान ने फ्लास्क की नेक को ब्रेक कर दिया। अब जब नेक ब्रेक हो गई तो ये जो हिंड्रेंस था एयर के पास ऑन होने में और स्पोर्स के यहाँ तक पहुंचने में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, इसके अंदर स्पोर्स जर्मिनेट कर गए या व्हाटएवर, ठीक है। एक जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया एंड फाइनली वो जो ब्रॉथ था वो कंटामिनेटेड हो गया। क्लियर? जैसे देखो, हाँ दिस वन इज कंटामिनेटेड, यहाँ पे ग्रोथ आ गई। तो लुइस पास्चर ने बहुत स्ट्रांगली इस एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली करवाया, जिन्होंने चैलेंज दिया उनको, और इन्होंने पूरे प्रूफ के साथ स्पॉन्टेनियस थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक है। तो देखो इनका ईयर ध्यान में रखो, 1668 था, रेडिस का एक्सपेरिमेंट, और यहाँ से लगभग 200 साल लग गए इस थ्योरी को डिनाई करने में। तो एक लंबा एरा था जो कि स्पॉन्टेनियस एबायोजेनेसिस को प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट लोगों का एक पूरा डोमिनेंट एरा था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। अब ये हम कहाँ तक पहुंचे? 1859 में। जो केमिकल इवोल्यूशन आया था वो 1900 के बाद आया है, इसलिए मैं पहले तुम्हें स्पॉन्टेनियस बता रही हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो ये अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़े उसको हम लोग देखते हैं। केवल केमिकल इवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो गैसेस बनने की बात हुई ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बातें हुई, बट इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी कवर कर लेते हैं, पैनस्पर्मिया को देख लेते हैं। CO2 and others gases जो बनी, the ozone layer was formed as it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depression. Depression means जो गड्ढे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अर्थ इस तरीके के शेप की अर्थ है, ठीक। तुम किसी को भी कहोगे तो वो तुम्हें दो थप्पड़ ही लगा देगा, बट इसको जब पानी से आप भर दोगे तो ये अपने जो एग्जिस्टिंग शेप है उसको अचीव कर लेगी। तो जो भी डिप्रेशन था वहां पे ओशियंस बन गए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स एगो। 500 मिलियन ईयर एगो लाइफ अपीयर्ड हुई, ठीक है। अर्थ की लाइफ कितनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स। क्लियर? लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 500 मिलियन ईयर एगो। आफ्टर द लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट, ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? आज भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी भी थ्योरी को पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया गया है कि जो एक थ्योरी कहती है कि आउटर स्पेस से ही लाइफ आई है, ठीक है। पैनस्पर्मिया। स्पर्मिया मीन्स, स्पर्म मीन्स हम सबको पता है मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है स्पर्म, या सीड को रिप्रेजेंट करता है स्पर्म। तो सीड से ले लेते हैं, एक सोर्स आ रहा है जिससे ओरिजिन हो सकती है। क्लियर? तो पैनस्पर्मिया इस थ्योरी को बोलते हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर्स thought units of life called spores were transferred to different planets including earth, ठीक है। तो अब जब हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर बन रहा था और उस टाइम अगर बाहर से किसी सोर्सेज से स्पोर्स ट्रैवल करके आ जाए तो फिर लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है, ये भी एक थ्योरी है। पैनस्पर्मिया वर्ड मार्क कर लोगे, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा सब। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, इसलिए इसको डिनाई नहीं किया गया है। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. जो भी ये जैसे वाटर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सॉइल्स वहां पे डिजनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे सड़ रहा है, ठीक है। ये कीचड़ जैसी चीजें बन रही हैं और उसमें डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर सकती है। लाइफ केम आउट फ्रॉम द डिकेइंग मैटर। क्लियर? दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको अभी हम लोगों ने देखा, तो इसको डिनाई किया गया। लुइस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किस एरा में, किस ईयर में? 18
66 के करीब, 68 में। और तुम्हारा सेल थ्योरी कब आया था, कौन बताएगा मुझे, सेल थ्योरी कब आई थी? मॉडिफाइड सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्को ने कब उसका पूरा रिवाइज कर दिया था? रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन स्टार्ट करो, ये सब क्वेश्चन है बेटा, रिप्लाई करो फास्ट। थर्टी एट 1838-39 में सेल थ्योरी स्वान एंड सेल्डन ने दी थी, रिवाइज्ड रुडोल्फ विर्को ने किया था 1853, 1855, अलग अलग ईयर मिलेंगे, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग का फिनोमेना आ चुका था जब लुइस पास्चर ने दिया और उन्होंने ये प्रूव किया, तो इट मीन्स कि वो रुडोल्फ विर्को के थ्योरी के साथ में गए, क्लियर। तो लुइस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन demonstrated that life comes only from pre-existing life. He showed that in pre-sterilized flasks, life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, new living organisms arose from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life from the came on earth. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है बेटा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को तो डिनाई कर दिया लुइस पास्चर ने 1868 में, बट अभी भी वो ये नहीं बता पाए थे कि सबसे पहली लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, क्लियर। तो एकदम सीक्वेंस को समझो। स्पॉन्टेनियस थ्योरी आई, ठीक है, पहले पैनिस्पर्मिया, आज तक पैनिस्पर्मिया पे डिस्कस होता है और उसका कोई पूरा प्रूफ के साथ ना डिनाई कर सकता है ना प्रूफ के साथ उसको प्रूफ किया है, इसलिए पैनिस्पर्मिया की थ्योरी अभी भी रिसर्च में है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग कि आउटर स्पेस से कुछ स्पोर या कुछ ऐसे लिविंग सेल्स आए और वो यहाँ पे ग्रो कर गए। और फिर हमारी जो एक साइंटिस्ट की टीम थी उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को दिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी के बीच में ही जब ये थ्योरी चल रही थी तभी सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी आ गई। सेल थ्योरी के साथ लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट आया और लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी को उन्होंने पूरा हमेशा हमेशा के लिए डिनाई कर दिया, ठीक है। बट स्टिल एक क्वेश्चन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था कि हाउ लाइफ फॉर्म, पहली सेल कैसे बनी, इसका जवाब अभी लुइस पास्चर के पास नहीं था, क्लियर बेटा। नो, ठीक है, ये इमेजेस पैनिस्पर्मिया को शो करते हुए हैं, ठीक है। आपको आउटर स्पेस से डीएनए आता हुआ यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे समथिंग लाइक स्पोर जो बम्बार्डमेंट टाइप से हो रहा है और अर्थ पे अनदर प्लैनेट के साथ साथ अर्थ पे भी आया, ठीक। नाउ अब कौन सी थ्योरी आएगी, केमिकल इवोल्यूशन, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन हेल्डेन, अब यहाँ पे देखो बेटा एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी साइंटिस्ट की वो आपको मार्क करके रखना है। ओपेरिन from Russia and Halden from England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. अब pre-existing cell से तो लाइफ प्रूफ नहीं हो पा रहा था, वही सवाल कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो इस तरीके से थ्योरी चलती रहेगी। बट आपको पता है मुर्गी और अंडा वाले का भी एक जो कंक्लूजन है दैट इज कि अंडा ही पहले आया होगा, मुर्गी पहले नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि मुर्गी का इवोल्यूशन किधर से हुआ है, बर्ड्स का इवोल्यूशन किधर से हुआ है, रेप्टाइल से। तो रेप्टाइल के एग में कुछ म्यूटेशन हुआ, उसके एग के जीन में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वहां रेप्टाइल्स की जगह एक बर्ड का ओरिजिन हो गया, ठीक है। प्लांट के सॉरी एनिमल किंगडम में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो उसका भी अगर कोई ऐसे एक एविडेंस प्रूफ मतलब एक थ्योरी आप प्रपोज करना चाहो तो आप कह सकते हो कि एग पहले आया होगा, मुर्गी बाद में आई होगी, क्योंकि मुर्गी का अंडा तो भाई मुर्गी से ही बनेगा, लेकिन जो आपका एग है, एग के अंदर आपको पता है डीएनए प्रेजेंट है और एग के अंदर जो डीएनए है उसके
उसके कंटेंट में चेंजेस होने की वजह से वो आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज हो सकता है। क्लियर बेटा? प्रोटीन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीन, अमरुद। ठीक है, नाउ तो उसी तरीके से थ्योरी की प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन सी पहले बनी, क्योंकि सेल अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिन होना है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल उसकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक थ्योरी दी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही प्रोड्यूस हुई है पहली एक सेल। आपको कंपोनेंट पता है, अब आप इस चीज को एक इमेजिनेशन में ले जाओ, एक इमेजिनरी दुनिया में जाओ और पूरे के पूरे जो लिविंग कंटेंट, अब हम सबको पता है लिविंग कंटेंट क्या है, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल मत बताना नहीं तो थप्पड़ देंगे। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? What is the physical basis of life? Reply fast. Reply करो। कशिश करेक्ट। बताओ मैथिली, अनुष्का, अमृत, खुशी, कौन कौन है क्लास में? रिप्लाई करो, व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? सेल चैप्टर रिवाइज करो बेटा तुम लोग। अब हम एक एक 11th के चैप्टर का भी टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग टेस्ट देंगे, ठीक है? एक एक चैप्टर रिवाइज करो और उसका टेस्ट दो। पता नहीं कब तक कोरोना काल में तुम लोग खुलोगे, इस भरोसे बैठे रह जाओगे। रिप्लाई करो फास्ट। कौशिक, श्रुति, स्नेहा, व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो हम जस्ट एज्यूम, अब जो हम बोल रहे हैं ना उसको एज्यूम कर लो बस। ठीक, सोचना समझना कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा है, लिक्विड कंटेंट है, उसके अंदर ही सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसी है, केमिकल से हो रही है। वहां पे माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उसमें माइक्रो माइक्रो की बात नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, वहां चेन ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जस्ट एज्यूमिंग कि जो ओशियन बन रहे थे वो आपके हो गए प्रोटोप्लाज्म। जस्ट एज्यूम कर लो, अर्थ पूरी एक सेल की तरह अर्थ को एज्यूम करो और अर्थ के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज ओशियन। ठीक है, दैट इज ओशियन, वो उसने मीडियम दिया। अब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया कि जो रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, H+ ऐड होगा या रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या रिमूव होंगे? फास्ट बताओ। इलेक्ट्रॉन का एडिशन। ठीक है, आप किसी चीज में ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, क्रिएशन होगा या ब्रेक डाउन हो रहा है वहां पे? प्रोटॉन का H+ का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, एड इन रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन। तो आप इसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि पूरे ओशियन को हमने प्रोटोप्लाज्म कंडीशन ले लिया। जो एटमॉस्फेयर है दैट इज रिड्यूसिव एटमॉस्फेयर, वहां पे क्या हो सकता है, क्रिएशन होगा। रिडक्शन फेवर्स द क्रिएशन। और जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो रिडक्शन क्रिएशन को ऐड कर रहा है, इसमें ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पे एडिशन है। और ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो ये क्या है, ब्रेक डाउन का फिनोमिना है। तो जस्ट वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो क्रिएटिविटी को फेवर करेगा। ठीक है, वो फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो धीरे धीरे जो वहां पे सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो फॉर्म करने लगेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ठीक है, इसके सीक्वेंस को देखते हैं।
तो ओपेरिन हल्डन, यहाँ पे हम इस थ्योरी के पहले चलो हम लोग स्लाइड्स देख लेते हैं एक्स्ट्रा. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज लार्जली स्पेकुलेटिव अंटिल द 1920s व्हेन ओपेरिन एंड हल्डन वर्किंग इंडिपेंडेंटली अलग अलग वर्क कर रहे थे, प्रपोज्ड अ थ्योरेटिकल मॉडल फॉर केमिकल इवोल्यूशन. ठीक, इसलिए मैंने कल बोला था कि जो ट्रूथ है साइंस में, जो एक सबसे बड़ा ट्रूथ है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फोर्सेस, ये ट्रूथ है. बायोलॉजी इज नॉट द ट्रूथ, बायोलॉजी बहुत बाद में आई है. क्लियर? ट्रूथ है लेकिन बड़ा ट्रूथ क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तो बायोलॉजी होगा ही नहीं. केमिकल इवोल्यूशन पे वर्क किया. द ओपेरिन हेल्डन मॉडल सजेस्ट दैट द अंडर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग कंडीशन, no oxygen believed to be present 4 billion years ago, inorganic molecules would with an energy resources spontaneously form organic molecules, simple sugars and amino acids. और इस रिएक्शंस के लिए तुम सबको पता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनाए. ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस क्या कहती है? एनर्जी एक्टिंग, इसको नोट डाउन कर लोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा. Energy acting on the gases in the early atmosphere resulted in the formation of organic molecule. क्लियर? तो हम किस तरफ बढ़ गए? हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर दिए. ठीक है. ओपेरिन हल्डन, अर्ली एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2S, मीथेन, अमोनिया. एनर्जी, एनर्जी का सोर्स लाइटिंग एंड यूवी रेडिएशन. कंडीशन फेवर्ड, ये सारी कंडीशन आपकी क्रिएटिविटी को, क्रिएशन को फेवर कर रही थी. आज का एटमॉस्फेयर क्यों क्रिएशन नहीं? आज हम सिंगल सेल क्यों नहीं बना सकते? जस्ट बिकॉज ये एटमॉस्फेयर नहीं है. अब तुम बोलो कि मैम जब ये सब कुछ पता है तो लेबोरेटरी में हम बना दें तो हम फिर से सिंगल सेल बना सकते हैं. नहीं, हम मॉलिक्यूल तक पहुंचे हैं, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं. ठीक है, हम बायो मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेकिन हम वो वाइटल फोर्स नहीं बना पा रहे हैं जो प्रोटोप्लास्ट के अंदर है. क्लियर? कंडीशन फेवर्स सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अ प्रिमिटिव शूप, या इस थ्योरी को हॉट शूप थ्योरी भी कहते हैं. तो ये सब वर्ड नोट डाउन कर लोगे, हॉट शूप थ्योरी. और जस्ट लेक्चर ओवर हो रहा है, 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लेके फिर लॉग इन करना.